आखिर क्यों भारत से दुश्मनी मोल ले रहा है तुर्की? आखिर क्यों प्रधानमंत्री मोदी और कश्मीर के खिलाफ जहर उगल रहा है तुर्की? और कैसे दिल्ली ब्लास्ट के तार तुर्की से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं? दरअसल जब ये दिल्ली ब्लास्ट का धमाका हुआ, जांच एजेंसियों ने जांच करनी शुरू की तो एक उकासा करके कोड नेम है जो बताया जा रहा है कि अरेबियन शब्द है और उसका जो सोर्स निकला वो निकला है सीधे तौर पर तुर्की की राजधानी अंकारा से। और यहाँ तक कि जांच एजेंसी को पता लगा है कि जो उमर है वो तुर्की गया हुआ था। तो ऐसे में ये पता लग रहा है कि जो टेरर हैंडल उकासा है जो तुर्की के अंकारा यानी उनकी राजधानी में मौजूद है, उसका डायरेक्ट लिंक था इन आतंकियों के साथ। तो तुर्की पर कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। हालांकि तुर्की ने अपनी सफाई में साफ कह दिया है कि दिल्ली ब्लास्ट में उनकी तरफ से ऐसी कोई गलती नहीं की गई है, ना ही उनके यहाँ का कोई भी शख्स उस पूरे में उनमें इन्वॉल्व है। लेकिन ऐसे में कई तरीके से सवाल उठ रहे हैं तुर्की पर। क्या कट्टरपंथ की राह पर चल रहा है तुर्की? क्या तुर्की भारत विरोधियों के लिए नया अड्डा बन रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है, सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है तुर्की पर कि क्या सच में तुर्की जैसा जो देश है, जो पावरफुल माना जाता है, एक पावरफुल मुस्लिम कंट्री, क्या वो सच में भारत विरोधियों को पनाह दे रही है, उनको कट्टरपंथ बना रही है? और आखिर ऐसा हो क्या रहा है? तो इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा इतिहास और थोड़ी सी ऐसी चीज़ें जाननी होंगी जो तुर्की के बारे में, तब आपको एक एक करके समझ में आएगा कि आखिर क्यों तुर्की भारत से चिढ़ा हुआ है। ये मैं साफ तौर पे कह रही हूँ, किस वजह से आप आज समझेंगे कि आखिर क्यों जो तुर्की है वो भारत से इतनी ज़्यादा नफरत कर रहा है और पाकिस्तान को अपना भाई बता रहा है। वो बता रहा है कि मरते दम तक मैं पाकिस्तान के साथ खड़ा रहूंगा। यहाँ तक कि पाकिस्तान से जितनी भी आतंकी गतिविधियां होती हैं उसको वो आतंकवादी गतिविधियां मानता ही नहीं है। दरअसल देखिए, जो तुर्की है उसके एंटोलिया वहाँ पे एक जगह है, वहाँ से ऑटोमन साम्राज्य की शुरुआत हुई थी। 1291 से लेकर करीब 1922 तक ये ऑटोमन साम्राज्य है चला था। ऑटोमन साम्राज्य की अगर बात करें तो जिस तरीके से जब अगर आप पुरानी हिस्ट्री देखेंगे तो उसमें कई तरीके के ऐसे साम्राज्य थे, उसी में से एक था ऑटोमन साम्राज्य। अब ऑटोमन साम्राज्य में किस किस तरह के देश थे तो बताऊं तो यूरोप में ये था और इसमें थे ग्रीस, अल्बानिया, सर्बिया, हंगरी, बुल्गारिया, यूक्रेन, ये सब इसी साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। अब होता ये है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यानी कि जब पहला विश्व युद्ध हुआ था उस वक्त ऑटोमन में जिस तरह से वहाँ के मुसलमान मारे जा रहे थे, वहाँ पे लड़ाइयाँ हो रही थी, तब उस वक्त भारत के जो मुसलमान थे उन्होंने फाइनेंशियली, पैसों के तहत, मेंटली जितनी भी मदद हो सकती थी वो उस वक्त ऑटोमन साम्राज्य की थी। अब मदद करने के बाद, मतलब जब इस तरह से मदद की गई, सारी चीज़ें हुई, तो उनको लगा कि जो दुनिया है उसके जितने भी मुसलमान लोग हैं, क्योंकि वो खुद एक मुस्लिम लोगों का गुट था उस वक्त ऑटोमन, और वो हर किसी पर राज करना चाहते थे। उनका सपना था कि वो जो पूरा विश्व है उस पर वो कंट्रोल कर सके। और आप ये समझिए जिस तरीके से ब्रिटिशर्स ने भारत पर कब्जा किया था, उन पर राज किया था, इसी तरीके से ऑटोमन ने पूरे यूरोप पर राज किया था। अगर जितने भी मैंने जो आपको कंट्री बताई, ग्रीस देख लीजिए, सर्बिया ले लीजिए, हंगरी ले लीजिए, यूक्रेन ले लीजिए, सारी यूरोपियन कंट्रीज हैं, तो इन सभी पर ऑटोमन ने राज किया। और इसकी शुरुआत होती है टर्की के ही एंटोलिया के एक जगह से। यहाँ से साम्राज्य निकलता है, अपनी सीमाओं को बढ़ाता है और धीरे 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 करते करते पूरे यूक्रेन पर कब्जा कर लेता है। अब जो मैंने विश्व युद्ध की बात की उसमें होता ऐसा इसलिए है क्योंकि उस वक्त जो ये ऑटोमन साम्राज्य था, यूँ समझिए जो टर्की था, वो अपने आप में बेहद काबिल था। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि एक परफेक्ट मुस्लिम देश था। वहाँ पर इस वक्त ये चीज़ें चल रही थी उस वक्त कि जो ये ऑटोमन साम्राज्य के लोग थे, जो वहाँ के राजा थे, वो साफ तौर पर यूरोपियन कंट्रीज़ के पास जाते, जो भी उस वक्त वहाँ पर थे, जैसे ग्रीस को आप एग्जाम्पल ले लीजिए, और वहाँ पहुँचकर सीधे तौर पर ये कहते कि या तो आप हमारे साथ मिल जाओ, हमारे से सरेंडर कर लो, हमारे सामने घुटने टेक दो, नहीं तो आपका अंजाम बुरा होगा। और जो कंट्री आसानी से मान जाती, सरेंडर कर ली, उनके साथ ही मिल जाते, उन पर अपना आधिपत्य जताते, और जो कंट्री नहीं मिलती उसके साथ ही युद्ध लड़ते। और युद्ध इस पैमाने पर होता, आप ये समझिए कि ऑटोमन साम्राज्य जीतता ज़रूर था। इतने पावरफुल थे, इतने ज़्यादा शक्तिशाली थे ये लोग उस वक्त। अब होता ये है कि जब कंट्रियाँ बढ़ती हैं, यूरोपियन जो कंट्रीज थी वो सारी अलग होती हैं, ग्रीस अलग होता है, तो ऐसे में टर्की भी एक अलग देश बनता है। अब आगे क्या होता है कि जब भारत में बंटवारा हुआ, जब पाकिस्तान अलग हुआ हिंदुस्तान से, उसके बाद
टर्की जो था वो पहला इकलौता ऐसा देश था जिसने डंके की चोट पर ये बोला था कि मैं पाकिस्तान को आज़ाद मुल्क मानता हूँ। यानी हमारी कंट्री पाकिस्तान को बाकायदा एक आज़ाद मुल्क मानती है, उसको सारे अधिकार का हक है, हर एक चीज़ का जो बाकी कंट्रीज़ करती हैं खुलेआम आज़ादी में, वो पाकिस्तान को भी करने का हक है। और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि पाकिस्तान पूरी तौर पर एक तरीके से मुस्लिम कंट्री ही बना था और इसीलिए जो टर्की है उसने उस वक्त पाकिस्तान का पूरी तरीके से साथ दिया। अब टर्की के अंदर ऐसी एक चीज़ है, आप यूँ समझिए, जब ऑटोमन साम्राज्य की जो मैंने आपको बात बताई उस वक्त ऐसा था कि ऑटोमन साम्राज्य हमेशा ये दिखाना चाहता था, यूँ करता था कि जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं या जितने भी मुस्लिम जो रह रहे हैं इस पूरी दुनिया में, उनको ऐसा लगे कि ऑटोमन जो है वो हमारे माई बाप हैं, उनके आगे हम हाथ जोड़ें, वही हमारे सर्वे सर्वा हैं और जो ऑटोमन कहेगा वही हम करेंगे। मतलब अगर हमारे लिए कोई भगवान है इस पृथ्वी पर तो वो ऑटोमन साम्राज्य के जो राजा हैं वही हैं। तो ठीक यही पैटर्न जब देश बनते हैं, टर्की बन जाता है, तो टर्की भी इसी चीज़ पे अमल कर रहा था। अब देखिए, यूरोपियन कंट्री में जुड़ा हुआ था टर्की, तो ऐसे में उसने अपने आप को मॉडर्नाइज तो किया। आप बाकी अगर मुस्लिम कंट्रीज देखेंगे और उसके तहत टर्की को देखेंगे तो टर्की सबसे पावरफुल है और दूसरा टर्की सबसे ज़्यादा मॉडर्नाइज है। आप यूँ समझिए, जब मुस्लिम कंट्रीज़ में पब, बहुत सारी चीज़ें जो मना होती है, लेकिन यूरोपियन जगह से जुड़े होने के लिए जो टर्की है वो बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज है। लेकिन अभी भी वो अपने धर्म को फॉलो करता है, वो रिलीजन को मानता है और इसीलिए जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो चाहता है कि वो आज भी उसे ऑटोमन साम्राज्य की तरह देखे, वो आज भी ये चाहें कि हम ही उनके मसीहा हैं। और तो यूरोपियन देशों के साथ टर्की ने अपनी बहुत अच्छी रिलेशन भी बना रखी है, क्योंकि आप ऐसे समझिए, जो नाटो के ग्रुप होते हैं उसमें भी टर्की शामिल है और उसमें भी उसने अच्छा रिलेशन बना रखा है। अब नाटो से अगर मैं आपको छोटा सा बताऊं तो मान लीजिए किसी एक देश पर लड़ाई होती है और दूसरे जो नाटो ग्रुप उसमें शामिल हैं तो उनको उसकी तरफ से खड़ा होना पड़ेगा, उनके सैनिक भी उनकी तरफ से जाके लड़ेंगे। तो नाटो के ग्रुप में भी टर्की शामिल है और बहुत अच्छा इसने अपना आधिपत्य जमा रखा है। आप यूँ समझिए, बहुत अच्छी इसकी पकड़ है बाकी देशों के साथ। अब टर्की के साथ प्रॉब्लम यह है कि टर्की इंटरनली अभी भी रिलीजियस है, वो मानता है कि हम अभी भी वैसे ही हैं, बस उसने अपने आप को मॉडर्नाइज किया और थोड़ा उछलता वो ज़्यादा है। कैसे? तो देखिए, इसने यूरोप में रह के अपने खुले विचार पेश किए, जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनके सामने ये दिखाया कि हम तुमसे ज़्यादा डेवलप हैं, हमारी टेक्नोलॉजी तुमसे ज़्यादा है, हर तरीके से सब कुछ बहुत सही है। अब यहाँ तक चीज़ें ठीक चल रही थी कि ठीक है आप पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हो, हर कोई समझ रहा था कि ठीक है आप मुस्लिम कंट्री हो तो मुस्लिम्स का फेवर करोगे, हर किसी को लग रहा था। लेकिन अब जब नए प्राइम मिनिस्टर एर्डोगान वहाँ पर आए और उनकी जब स्पीच सुनी गई, अगर आप लोग सुनेंगे, आप खुद यूट्यूब पे जाके सर्च करिएगा, तो उस वक्त जो वो स्पीच देते हैं उन्होंने साफ तौर पे प्रधानमंत्री मोदी और भारत में कश्मीर के खिलाफ जहर उगला था। उस वक्त उन्होंने कश्मीर के मुद्दे में अपनी टांग अड़ाई थी और इस बात से भारत को भी बहुत सारी चीज़ें बुरी लगी थी। लेकिन उनका असली उनका मोटिव यही है कि उन्हें लगता है कि इंडिया में भी कुछ रिलीजियस भेदभाव होता है और इसीलिए उन्होंने ये सारी चीज़ें अपनी स्पीच में कही। अब एर्दोगान जब टर्की के मिनिस्टर बने, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो उन्होंने वहाँ पर जो चर्च थे, क्योंकि टर्की में सबसे ज़्यादा चर्च है और वहाँ पर जो चर्च मौजूद थे उनको या तो कन्वर्ट करके म्यूजियम बना दिया या फिर मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। अब वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि उनके खिलाफ कोई आवाज़ भी नहीं उठा पाया और ये बाकी देशों ने भी देखा, लेकिन फिर भी उनके इंटरनल मैटर में किसी ने कोई भी चीज़ नहीं की। अब जैसे मैंने आपको बताया कि चुनाव के वक्त उन्होंने कश्मीर और मोदी के खिलाफ भी बहुत सारी चीज़ें बोली थी। इसके बावजूद बेसिक पॉलिटिक्स, ये सोचिए भारत की बेसिक पॉलिटिक्स में भी घुसना चाहते हैं। जब चुनाव होते हैं, जब भी भाषण देते हैं तो इसके खिलाफ बोलते रहते हैं। अब रीज़न है ऐसा क्यों, आखिर वो ऐसा करते क्यों हैं? तो साफ शब्दों में अगर मैं कहूँ तो टर्की जो है या टर्की के जो भी राजा, जो भी प्राइम मिनिस्टर हैं, वो मुसलमानों के मसीहा बनना चाहते हैं। वो चाहते हैं फिर से वही ऑटोमन साम्राज्य की, हाँ अगर मुसलमानों का जितने भी 57-52 जो देश है मुस्लिम, जितने भी वो देश हैं, उनका अगर कोई माई बाप है, अगर कोई उनका मसीहा है, तो सिर्फ वो अब टर्की है। टर्की फिर से अपने आप को ऑटोमन साम्राज्य की तरह स्थापित करना चाहता है। अब टर्की के साथ प्रॉब्लम ये है कि अभी सऊदी अरेबिया को काफ़ी इज्जत भरी नज़रों से देखा जाता है। जो मुसलमान हैं बाकी कंट्रीज़ के, वो भी सऊदी को काफ़ी प्रेज करते हैं। टर्की चाहता है कि अब सऊदी का जो रास्ता है वो ख़त्म हो, सऊदी को लोग भूलें, टर्की फिर से अपना वर्चस्व कायम करे, अपना आधिपत्य कायम करे। ये दिखाता है, जो एर्डोगन आए, जो प्राइम मिनिस्टर है, वो अपने आप को दिखाते हैं कि वो लिबरल हैं, लेकिन अगर आप उनकी स्पीच सुनेंगे, आप उनको समझना चाहेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे, तो आपको पता लगेगा कितने कट्टर आदमी हैं वो और कितना कट्टर टर्की है। अब इसके अलावा पाकिस्तान के साथ अगर देखें कि इनकी इतनी ज़्यादा दोस्ती क्यों है, पाकिस्तान से इनकी क्यों बन रही है, तो आपको याद होगा कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था
तब इन्होंने ड्रोन भेजे थे पाकिस्तान को। हर किसी ने उस वक्त सवाल उठाए थे कि भाई टर्की में जब अर्थक्वेक आया तो हमने अपने सैनिक भेजे, हमने मदद की, भारत ने उनकी मदद की। लेकिन वो अब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा है, जब पाकिस्तान की तरफ से हमारे खिलाफ जहर उगला जा रहा है, आतंकी हमला करवाया जा रहा है पहलगाम में, तब आप मदद किसकी कर रहे हो? आप पाकिस्तान की मदद कर रहे हो। कई सारे सवाल उठे, लेकिन उस टाइम पे भी ये समझना ज़रूरी था कि जो टर्की है वो आज भी रिलीजियस है, वो अभी भी ये देख रहा है कि पाकिस्तान में मुस्लिम है और उन्हें उसे सपोर्ट करना है। और यहाँ तक कि उस वक्त एक बयान दिया गया था, जो टर्की के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान और टर्की यानी पाकिस्तान और हम इटरनल ब्रदर है, मतलब मरते दम तक हम एक दूसरे के साथ हैं, मरते दम तक हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, हम जन्मों जन्मांतर के भाई हैं। ये साफ तौर पे उन्होंने कह दिया था उस वक्त जब उन्होंने ड्रोन भेजे थे पाकिस्तान को और टर्की पर सवाल उठे थे। इसके अलावा पाकिस्तान के साथ उनकी दोस्ती होने का एक और रीज़न ये भी है कि पाकिस्तान डेवलप है, फिलहाल मिलिट्री उसने अपनी स्ट्रॉन्ग की है, और उसके अलावा पाकिस्तान एक लौता ऐसा मुस्लिम देश है जिसके पास न्यूक्लियर बम है, ऐसा पाकिस्तान बोलता है। तो अब एक लौता ऐसा देश जिसके पास न्यूक्लियर बम हो, तो आप सोचिए दूसरा मुस्लिम देश क्या उससे दोस्ती नहीं करना चाहेगा? टर्की जो इतना पावरफुल है, जिसकी टेक्नोलॉजी हाईटेक है, जिसकी मिलिट्री बहुत ही हाईटेक है, जिसके पास सैनिक बहुत हाईटेक हैं, सब कुछ वो अपनी तरक्की कर रहा है, लेकिन एक न्यूक्लियर पावर देश नहीं बन पाया। तो ऐसे में वो दोस्ती रखेगा उसी देश से, उसी मुस्लिम देश से जिसके पास न्यूक्लियर पावर है। इसीलिए पाकिस्तान के साथ वो बनाकर भी रखता है। और तो और पाकिस्तान का आप यूँ समझिए चापलूसी करना पाकिस्तान नहीं छोड़ता, क्योंकि पाकिस्तान ने हाल ही में ये चीज़ें कही थी कि एक आइडल मुस्लिम कंट्री क्या होती है, वो टर्की से सीखे। जिस तरह से टर्की पावरफुल है, सब मानते हैं, आप कहीं अगर गूगल भी करेंगे तो आपको दिखेगा कि टर्की जो है वो एक सुपर पावर मुस्लिम देश है। लेकिन जो पाकिस्तान है वो टर्की की हमेशा बड़ाई करता है। जब उसे समझ में आया कि टर्की हिंदुस्तान का साथ नहीं देगा, वो हमारे साथ ही जुड़ा हुआ है, जब हम आज़ाद हुए थे, जब बंटवारा हुआ था, तब भी टर्की पाकिस्तान के साथ था, तो पाकिस्तान ने इसी का फायदा उठाया और हर जगह, हर ग्राउंड पर ये कहना शुरू कर दिया। आप जब भी देखिए, कहीं वो बाहर जा रहे हैं, कहीं किसी स्पीच देने जा रहे हैं, तो हर ग्राउंड पर पाकिस्तान ने कहना शुरू किया कि आइडल देश अगर आप समझेंगे मुस्लिम का, तो वो टर्की है। टर्की टेक्निकल में बहुत स्ट्रांग है, मिलिट्री उनकी बहुत स्ट्रांग है, उनके पास अच्छे आधुनिक हथियार हैं, यहाँ तक कि वो बड़े बड़े हथियार, बड़े बड़े फाइटर प्लेन, ड्रोन, ये सब भी बनाते हैं। तो ऐसे में हमें अपना बड़ा भाई समझ लीजिए, या ये समझ लीजिए हमारे जो बड़े सोचने वाले हैं वो सिर्फ टर्की हैं। अब जब पाकिस्तान ने हर मंच पे जाकर ये कहना शुरू कर दिया, तो ये चीज़ें टर्की को भी अच्छी लगी, क्योंकि एक ऐसा देश बार बार उसे दोहरा रहा है, बार बार ये कह रहा है कि भाई जो टर्की है वो एक आइडल इंडिपेंडेंट मुस्लिम देश है, जिससे बाकी मुस्लिम देशों को सीख लेनी चाहिए। अब ये सारी चीज़ें हो गई, तो टर्की को समझ में आया कि हो ना हो पाकिस्तान उसका पक्का दोस्त है, इसीलिए उसने ड्रोन भेजे ऑपरेशन सिंदूर के वक्त। इसके अलावा बाकी जो प्रॉफिट दे सकता है, जो भी हेलीकॉप्टर, वो पाकिस्तान को देता ही रहता है। अब एक और चीज़ आपको समझनी होगी, इस तस्वीर को ज़रा गौर से देखिए। ये तस्वीर है आर्मेनिया की, जब प्रधानमंत्री मोदी आर्मेनिया के दौरे पर गए थे और उस वक्त उन्हें सीज फायर वाली जगह दिखाई जा रही है। कौन सी सीज फायर? आर्मेनिया और टर्की के बॉर्डर का। यानी जिस तरह से पाकिस्तान और कश्मीर का इशू है हमारे साथ, उसी तरीके से आर्मेनिया और टर्की में भी इशू चलता रहता है। और आर्मेनिया में जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचते हैं तो उन्हें इस जगह पर खड़ा करके वो पहाड़ी एरिया दिखाया जा रहा है जहां पर सीज फायर होता है, जो बॉर्डर का इलाका है और जिसमें टर्की और आर्मेनिया की थोड़ी सी जंग चल रही है। और जब ये तस्वीरें सामने आती हैं तो टर्की इस बात से भी चिढ़ जाता है, उसे समझ में आता है कि एक दूसरे देश का प्रधानमंत्री आता है आर्मेनिया में और आर्मेनिया उसे अपने घर की चीज़ें बता रहा है। ठीक वैसे आप यूँ समझिए कि जिस तरह से कश्मीर के मुद्दे में कभी कोई बाहरी देश का बोलता है तो भारत को बर्दाश्त नहीं होता, भारत जवाब देता है, तो ठीक उसी तरीके से जब टर्की ने ये सीन देखा, जब ये पिक्चर देखी गई, तब उनको भी बुरा लगा कि आर्मेनिया किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी को इंटरनल चीज़ें बता रहा है या फिर वो सीज फायर वाली जगह दिखा रहा है। अब जो टर्की है वो हथियार बना रहा है, वो इस चीज़ में काफ़ी अव्वल है, तो उसका इतना इंटरेस्ट क्यों है पाकिस्तान में, या वो भारत को हथियार क्यों नहीं दे रहा है? इसके पीछे भी अगर आप समझेंगे तो देखिए, अमेरिका जो है हमेशा से पाकिस्तान में इंटरेस्ट लेता रहा है। अब टर्की जो हथियार बना रहा है, वो जो भी चीज़ें कर रहा है, तो एक तो पाकिस्तान के साथ उसकी दोस्ती अच्छी है, वो नहीं चाहेगा कि वो कुछ ऐसे हथियार या कुछ आधुनिक हथियार भारत को दे दे जिसकी वजह से भारत ताकतवर हो जाए और उसके भाई, जिसको इटरनल ब्रदर कह रहा है, उस पर परेशानी आए। हाल ही में अगर आप गूगल भी करेंगे तो एक अपाचे हेलीकॉप्टर है जो जर्मनी से निकलता है, लेकिन
वो टर्की के स्पेस पे रुका रहता है और इसके बाद फिर वापस चला जाता है। दरअसल वो हेलीकॉप्टर आना था हिंदुस्तान, लेकिन टर्की उसे वापस भेज देता है। तो इसमें कई कयास लगाए गए, हो सकता है वो हेलीकॉप्टर खराब हो। लेकिन दूसरी सबसे अहम चीज़, टर्की और भारत के रिश्ते। जिस तरीके से टर्की का एंगल सामने आ रहा है, दिल्ली ब्लास्ट वाला केस हुआ, इसमें भी चीज़ें पता लगी कि वहाँ का कोई हैंडलर था जिससे जो उम्र है वो मिला हुआ था। तो ऐसे में टर्की जानबूझकर भी ऐसा कर सकता है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि टर्की कभी भी नहीं चाहेगा कि उसके एयरबेस से कोई भी ऐसी चीज़ या कोई भी ताकतवर चीज़ सीधे तौर पर भारत को मिले जिससे उसके दोस्त, उसके छोटे भाई पाकिस्तान को नुकसान हो। और इसी चीज़ के लिए जो टर्की है वो बार बार भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है और वो भारत से दोस्ती नहीं रखना चाहती। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपने समझ ली होगी कि वो मुसलमानों को स्ट्रॉन्ग करके रखना चाहता है। वो चाहता है कि पूरे जितने भी देश हैं मुस्लिम कंट्री, उनके जो मुसलमान हैं वो उसके आगे नतमस्तक हों और फिर से वो अपने आप को ना सिर्फ टर्की बल्कि ऑटोमन साम्राज्य की तरह स्थापित कर सके, ताकि जो चाहे आप सऊदी अरेबिया ले लीजिए, ईरान ले लीजिए, इराक ले लीजिए, कोई भी कंट्री ले लीजिए मुस्लिम, ये सब के सब उसके आगे नतमस्तक हो और पूरी दुनिया टर्की का लोहा मान ले। फिलहाल ये जो दिल्ली ब्लास्ट का पूरा मामला हुआ, जिस तरह से उकासा एक हैंडलर, एक कोडवर्ड का नाम सामने और कहा गया कि उमर जो है या जो मुजम्मिल वगैरह हैं ये सब उस चीज़ से मिले हुए थे, उसी के थ्रू इनको आदेश मिल रहा था। तो इसमें टर्की का एंगल सामने आया, कई लोगों ने टर्की पे आरोप लगाए। फिलहाल टर्की ने अपनी तरफ से सफाई दी है कि दिल्ली ब्लास्ट को लेकर उसका कोई योगदान नहीं है, ना वो इस बारे में कुछ जानता है। भारत जो चीज़ें कह रहा है वो पूरी तरीके से निराधार है, पूरी तरीके से झूठी हैं। लेकिन टर्की भले इन चीज़ों को झूठा कह दे, गलत कह दे या कह दे कि उसने कुछ नहीं किया, ठीक है आप बोल रहे हो, हम दिल्ली ब्लास्ट वाले केस में मान भी लेंगे, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि जिस वक्त ऑपरेशन सिंदूर हुआ उस वक्त टर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया था और टर्की ने एक बार भी ये नहीं कहा था कि भारत में जिस तरीके से पहलगाम अटैक किया गया वो बिल्कुल गलत है। और जिस तरह से आतंकी घुसे, उसने एक बार भी ये नहीं माना कि वो पाकिस्तान से इन्वॉल्व थे।